लेट्स टॉक अबाउट चिनुआ एचेबे। ये एक नाइजेरियन प्लेराइट हैं, नॉवलिस्ट हैं और पोइट हैं। और चिनुआ एचेबे जो हैं, इनका पूरा नाम है एल्बर्ट चिनुआलुमोगु एचेबे। इनकी जो अर्ली लाइफ है, ये नवंबर 1930 में ओजीडी एक टाउन है साउथ ईस्टर्न नाइजीरिया में, उसमें पैदा हुए हैं। और इबू एथनिक ग्रुप से इनका ताल्लुक है। ये तीन ट्राइब्स हैं। एक ट्राइब है योरोबा, एक है इबू, लिखने में इग्बू है लेकिन इबू प्रोनाउंस होता है, और एक है हाउसा। जिस तरह के हमने एक और नाइजीरियन राइटर को पढ़ा है वुले सोयिंका, उनका ताल्लुक योरोबा एथनिक ग्रुप से था, इनका ताल्लुक इबू एथनिक ग्रुप से। तो इनका बेसिकली तीन ग्रुप्स हैं, ये तीन ट्राइब्स हैं जिनमें इबू जो है ये सबसे सुपीरियर कंसिडर किए जाते हैं और ये मेजॉरिटी में हैं। तो ये खुद को अस कहते हैं और बाकी को अदर्स कहते हैं, यानी कि उनको कम इम्पोर्टेंस देते हैं। सो जैसे कि हमने ये डिस्कस किया कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ नाइजीरिया है, और अर्ली लाइफ जो है इनकी इबू कल्चर और इबू ट्रेडिशंस जो हैं उसमें ही गुजरी है। तो चिनुआ एचेबे जो हैं, ये इबू ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो थोड़ा सा हम इबू ट्राइब के बारे में भी जान लेते हैं। ये साउथ ईस्टर्न नाइजीरिया में लोकेटेड है, और इबू ट्राइब के लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं उस लैंग्वेज का नाम भी ट्राइब के नाम पे ही है, इबू कहते हैं उसको। सो ये जो पीपल है इनका एक डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, और इनका कम्युनिटी लाइफ के ऊपर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है। लाइफ ये कम्युनिटी में गुजारते हैं लेकिन कोई सेंट्रली गवर्नमेंट इनको कंट्रोल नहीं करती। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का जो सेटअप होता है उसमें बेसिकली कोई सिंगल सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होती जो डिसीजंस करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टीज। सो ईच पार्टी खुद में ऑटोनमस होती है और वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। इनके जो ट्रेडिशंस हैं उनमें मास्करेड फेस्टिवल और मुनावो फेस्टिवल जो हैं ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है। और इस इन फेस्टिवल्स में ये कलरफुल कॉस्ट्यूम्स और कपड़े पहनते हैं और डिफरेंट किस्म की परफॉर्मेंसेस करते हैं। तो ये जो मास्क्यूरेड फेस्टिवल है इनका, ये बेसिकली इसमें मास्क्यूरेड, इसमें हर लोग, तमाम लोग जो हैं वो मास्क पहनते हैं और अपने चेहरे को छुपाते हैं, और तमाम इनकी जो कल्चरल और रिलीजियस किस्म का ये इवेंट है उसके अंदर मास्क पहन के ये उसको डांस करते हैं और गाने गाते हैं और स्टोरी टेलिंग और इस तरह की तमाम चीज़ें उसमें होती हैं। इबू जो है इनका रिच ओरल ट्रेडिशन है, और स्टोरी टेलिंग बहुत इसेंशियल कंपोनेंट कंसिडर किया जाता है इनके कल्चर का। इबू रिलीजन जो है वो भी इनकारपोरेट करता है एक अकीदे को, एक बिलीफ को, जो कि सुप्रीम डीटी और न्यूमरस स्पिरिट्स और एंसेस्ट्रल वर्शिप के ऊपर बिलीव करता है कि जो अपने बुजुर्ग इनके बड़े होते हैं ये उनकी इबादत करते हैं, उनको पूजते हैं, और एक सुप्रीम डीटी और न्यूमरस स्पिरिट है। तो ये जो सुप्रीम डीटी इनके कंसिडर होता है इग्बो ट्राइब के अंदर, वो एक इनका कल्चरल बिलीफ है जो ईस्टर्न नाइजीरिया के अंदर लोग फॉलो करते हैं। और जो सुप्रीम डीटी है ये बेसिकली चुकवू, CHUKWU, चुकवू नामी इन्होंने एक गॉड कंसिडर किया हुआ है, जो कि जब ज़रूरत पड़ती है बारिश बरसाता है और दरख्तों का ख्याल रखता है, और ज़मीन की तमाम चीज़ों के ऊपर वो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ऊपर उसका कंट्रोल है चुकवू का। और ये जो चुकवू का बिलीफ है ये इस तरह का बिलीफ है जैसे आप समझ लें कि इसके अंदर तमाम चीज़ें, स्पेस और बियॉन्ड स्पेस और ओमनी प्रेजेंट, हर जगह, जिस तरह हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो ये कहते हैं कि चुकवू जो है वो हर जगह मौजूद है। और ये जो डीटी का लफ्ज़ यूज़ होता है, तो डीटी भी बेसिकली गॉड एंड गॉडेसेस उससे रिलेट करते हैं, मीन्स के देवती देवताएं, देवी और देवताएं जो हैं उनसे रिलेट करते हैं। तो ये जो हमारे राइटर हैं चिनुआ एचेबे, चिनुआ एचेबे ने गवर्नमेंट कॉलेज ओमोआहिया नाइजीरिया को अटेंड किया है, और इन्होंने वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन जो है मोस्टली इनका टाइम उसमें गुजरा है। और एचेबे जो हैं इन्होंने अपना लिटरेचर और स्टोरी टेलिंग में अपना ये ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं। और इनकी फाउंडेशन भी जो करियर, अपने करियर की है, लिटरेरी करियर की एज ए राइटर, वो भी बिकॉज ऑफ, क्योंकि इनका इंटरेस्ट लिटरेचर में था और स्टोरी टेलिंग में था, तो इसलिए ये एज ए राइटर डेवलप हुए। और स्टोरी टेलिंग जो है ये तीनों जो ट्राइब्स हैं अफ्रीकन, और उनमें स्पेशली इबू ट्राइब जो है उसका ये एक फीचर भी है और कैरेक्टरिस्टिक भी है कि वो ओरल और जो स्टोरी टेलिंग है इस पे बिलीव करते हैं। और उसकी वजह भी शायद ये है कि वो ट्राइब्स जो हैं वो इतने डेवलप्ड नहीं थे, या पुराने दौर में जब मतलब कि कोई इस तरह की एंटरटेनमेंट की और चीज़ नहीं थी, तो ये किस्से कहानियाँ ही सुना के लोग गुजारा करते थे, या उनकी वाहिद एंटरटेनमेंट यही होती थी। सो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रीडिंग है इनकी,
और इन्होंने यूरोपियन ऑथर्स को पढ़ा है और एक्सपेरिमेंट किया है उनकी राइटिंग्स को अपनी राइटिंग में। 1948 में एचबे जो हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ इबाडन में गए हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ इबाडन वही है जहाँ पे बुले सोयिंका जो हैं वो भी गए हैं, और अफ्रीकन जितने भी मैक्सिमम लिटरेरी फिगर्स हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ इबाडन का बड़ा रोल है उनकी डेवलपमेंट के अंदर। सो इन्होंने अपना इनिशियल जो करियर है वो बेसिकली ये मेडिसिन की फील्ड में गए हैं, लेकिन इवेंचुअली इन्होंने फिर स्विच किया इंग्लिश लिटरेचर में, और यूनिवर्सिटी के दौरान ही इन्होंने लिटरेरी इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ, और ये लिटरेरी और कल्चरल एक्टिविटीज़ जो कैंपस के अंदर होती थी उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लिटरेरी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें जिस तरह बुक रिव्यूज़, ऐसे राइटिंग, डिबेट, डिस्कशंस, बाइलिंगुअल कंपटीशन, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इस तरह के जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें म्यूज़िक, पेंटिंग, आर्ट, एक्टिंग, फोटोग्राफी, प्रिंटिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ इस तरह की जो हम जिनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं उन एक्टिविटीज़ में चिनुआ अचेबे इन्वॉल्व हुए हैं, जिसकी वजह से जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है कि ये एक बहुत अच्छे राइटर बने। जब इन्होंने अपनी इबाडन यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली तो इन्होंने नाइजेरियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन लेगोस जो है वहाँ पे भी इन्होंने काम किया है, और इस दौरान उन्होंने अपनी राइटिंग स्किल्स को पॉलिश किया है और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है लिटरेरी मैगजीन्स को, यानी कि ये साथ साथ लिखते भी रहे हैं। और एचेबे का जो फर्स्ट डेब्यू नावल था, जो बिल्कुल पहला नावल है इनका, और जिससे ये एज ए राइटर इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसका नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट, और उसने इनको सिग्निफिकेंटली एक माइलस्टोन है इनकी ज़िंदगी में और अफ्रीकन लिटरेचर में कि पहला ही जो इनका नावल था उससे ही इनको इंटरनेशनल एक्लेम मिल गया है, यानी कि पूरी दुनिया में इनको जाना जाने लगा है इनके पहले ही नावल की वजह से, और उनको कमेंडेशन, अप्रूवल और मीन्स के अप्लॉज और कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। और इनकी मीन्स के फर्स्ट शॉट में ही कैटापुल्टेड, जिस तरह वो पहला ही गोला जो है निकले ना कैटापुल्ट से और वो जाके हिट करता है, तो मतलब इनका जो पहला नावल है उसने ही इनको इंटरनेशनली रिनाउंड ऑथर के तौर पे एक्सेप्ट करवाया है। चिनुआ अचेबे जो है इनके जो अर्ली लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं उसमें इनकी एजुकेशन जो है, इनका जो एक्सपोजर टू ट्रेडिशनल इबू कल्चर है और जो वेस्टर्न लिटरेचर है, दोनों वेस्टर्न लिटरेचर उन्होंने पढ़ा है और इबू कल्चर के अंदर तो वो रहे हैं, उसने बहुत ज़्यादा एक क्रूशल रोल प्ले किया है जो जो इनको शेप कर रहा था, इनके पर्सपेक्टिव को डिफाइन कर रहा था। और फिर इन्होंने बहुत रिचली कंट्रीब्यूट किया है अपने कामों में, और वो बिल्कुल एक जिस तरह रंगदार कपड़ा होता है और उसके अंदर एम्ब्रॉयडरी हुई होती है और उसके अंदर टेक्सटाइल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल इस तरह इनका लिटरेचर में भी जो इनका काम है वो एक एम्ब्रॉयडरी की तरह है, एक खूबसूरती की तरह है। लेटर लाइफ में चिनुआ अचेबे जो है इन्होंने ये एक प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं और लिटरेरी वर्ल्ड में थ्रू आउट ये एक्टिवली रिमेन रहे हैं, और उन्होंने हर फोरम के ऊपर अफ्रीकन लिटरेचर को और अफ्रीकन कल्चरल आइडेंटिटी जो है उसको इन्होंने सामने उजागर किया या जाहिर किया है। सो इनकी जो चिनुआ एचेबे की जो लाइफ है उसके अंदर मेन इवेंट्स जो हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनके एकेडमिक करियर को देखते हैं, तो थोड़ा सा तो हमने ऑलरेडी एक दो चीज़ें डिस्कस की हैं, लेकिन एचेबे जो हैं सिग्निफिकेंट एकेडमिक करियर रहा है। इन्होंने टीचिंग भी की है यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नाइजीरिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में भी। तो बेसिकली टीचिंग जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि आप पढ़ के उतनी चीज़ नहीं समझ सकते जितनी जब आप पढ़ाते हैं तो आपको चीज़ें समझ आती हैं। तो टीचिंग का बहुत बड़ा रोल है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ग्रूमिंग में। तो जब आप टीचिंग करते हैं सही पैशन के साथ तो आप कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ने से समझ नहीं आते, लेकिन आपको जब किसी को पढ़ाने पड़ते हैं तो फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाते हैं। सो इन ये डिफरेंट इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे भी रहे हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ नाइजीरिया में भी, फिर नसूका एक है, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेचुसेट्स जो है उसमें भी इन्होंने डिफरेंट की पोजीशंस जो हैं वो हेल्ड की हैं। तो एचेबे का जो एकेडेमिया में कंट्रीब्यूशन है, एकेडेमिया मींस इन एजुकेशन इन एट यूनिवर्सिटीज़, एट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी सर्कल्स में या कॉलेज सर्कल्स में, बेसिकली पढ़े लिखे लोगों के दरमियान जो इनका है वो लिटरेरी वर्क से बियॉन्ड है। इन्होंने डिस्कशंस में भी खुद को एंगेज किया है। अफ्रीकन लिटरेचर, कल्चर और पोस्ट कलोनियल स्टडीज़ जो हैं वो उनके मेन स्ट्रेंथ्स थी जिन पे इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। इन्होंने एडवोकेसी एंड पब्लिक स्पीकिंग भी इनसे रिलेट की जाती है, तो वोकल एडवोकेट फॉर अफ्रीकन लिटरेचर कल्चरल आइडेंटिटी रहे हैं ये। इन्होंने अफ्रीका के लिटरेचर को और अफ्रीका की कल्चरल आइडेंटिटी की हमेशा वकालत की है और उसको सपोर्ट किया है और उसको प्रमोट किया है।
ये जब भी किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी सेमिनार में, किसी भी इवेंट में जाते थे और अपने ख़यालात का इज़हार करते थे, अपने पर्सपेक्टिव और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो बताते थे, तो ये कहते थे कि अफ्रीकन कल्चर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। सो एचएबे की जो एडवोकेसी है, ये जो प्रमोट करते हैं वो, मतलब कि जो चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स और मिसकॉन्सेप्शंस हैं अफ्रीका के बारे में, जो दुनिया समझती है अफ्रीका के बारे में, तो उनको इन्होंने बयान करके खुल के बताया है कि जो दुनिया समझती है बेसिकली हम वैसे नहीं हैं। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है स्टीरियोटाइप्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस, तो कुछ स्टीरियोटाइप्स और मिसकॉन्सेप्शंस मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ। तो जब भी आप किसी भी अफ्रीकन राइटर को लिखते हैं, तो आप उसके बारे में पेपर में लिखते हैं या वैसे कभी डिस्कशन आप करते हैं, तो आपको वो की फीचर्स पता होंगे, तो आप ज़्यादा अच्छा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली चीज़ है क्या। तो नॉर्मली दुनिया ये समझती है कि अफ्रीका एक मुल्क है, जबकि अफ्रीका एक मुल्क नहीं है, ये एक कॉन्टिनेंट है और इसके अंदर ढेर सारे मुल्क हैं, जिस तरह के इजिप्ट, लीबिया, अल्जेरिया, सूडान, चैड, नाइजर, माली, अंगोला, नमीबिया, साउथ अफ्रीका, ज़ैम्बिया, तंजानिया, कीनिया, सोमालिया, ये सारे, युगांडा, ये सारे इसमें। सो अफ्रीका कंट्री नहीं है। दूसरा, एक लोग समझते हैं कि अफ्रीकन्स सिर्फ अफ्रीकन ही बोलते हैं, मतलब उनकी लैंग्वेज अफ्रीकन है, जबकि ऐसा नहीं है। ट्राइब्स हैं और हर ट्राइब की अपनी लैंग्वेज है। जैसे कि 3 ट्राइब्स हाउसा, लैंग्वेज हाउसा है उनकी। इग्बो, उनकी लैंग्वेज इबो है। और एक ट्राइब है यूरोबा, तो उनकी लैंग्वेज भी यूरोबा है। तो इसी तरह क्लिक लैंग्वेज, जो जंगल में लोग, इनके कबीले रहते हैं, तो उनकी मतलब लैंग्वेज को क्लिक लैंग्वेज कहते हैं। तो आप नेट में मजीद भी देख सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि अफ्रीका के बारे में ये समझा जाता है कि लोग जानवरों के साथ, वाइल्ड एनिमल्स के साथ मिल के रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब कि बड़े डेवलप्ड और बड़े ज़बरदस्त किस्म के सिटीज़ हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, जो बिल्कुल मतलब एट पार विद द वर्ल्ड हैं, मतलब दुनिया के हिसाब से वेल इक्विप्ड हैं। उनमें एयरपोर्ट्स हैं, ट्रेन सिस्टम है, उसके बाद कम्युनिकेशन है, सब कुछ है। सो एक अफ्रीका के बारे में मिसकंसेप्शन ये भी है कि तमाम अफ्रीकन्स हट्स में रहते हैं, वो मतलब कि झोंपड़ियों में रहते हैं। ऐसा भी नहीं है। मीन बहुत मतलब डेवलप्ड और बड़े एजुकेटेड, जिस तरह की ये खुद यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, तो जिस तरह के तमाम मुल्कों में एक बैकवर्ड इलाके होते हैं, तो उसमें भी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो लोग हट्स में रहते हैं। एक ये कहा जाता है कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है अफ्रीका में, ऐसा भी नहीं है। मीन्स के वो कंप्यूटर्स के साथ इंटरनेट के थ्रू दुनिया से वेल कनेक्टेड है। अब बाज़ औक़ात ये भी कंसिडर किया जाता है कि तमाम अफ्रीकन्स जो हैं वो डार्क स्किन्ड हैं, वो काले हैं। ऐसा भी नहीं है। मीन्स के अफ्रीकन्स ब्लैक ब्यूटी भी है, और इसमें मतलब कि फेयर कलर के भी हैं और वाइट कलर के भी लोग हैं। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है जो फुल ऑफ करप्शन है, पॉवर्टी है और वार है। ऐसा रहा है क्योंकि ये कलोनियल फेज़ में से गुजरा है। लेकिन अभी पूरे अफ्रीका के लिए ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसमें जिस तरह की नाइजीरिया करप्ट है, लेकिन कई मुल्क ऐसे भी हैं जो मतलब दुनिया में हर हिसाब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कि गेम्स से लेके टेक्नोलॉजी तक, और साइंस में हर जगह उन्होंने अपना मनवाया है। अभी अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो पुअर हैं, गरीब हैं और डिपेंड करते हैं ऑन एड पे। तो ऐसा दुनिया ये समझती है, ये बताना चाहती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे माला माल हैं। तो बेसिकली जहाँ पे भी कॉलोनाइजेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्प्लीमेंट हुई है, तो उन कंट्रीज़ को आप समझ लें कि पूरे प्लान के तहत गरीब रखा गया है, और उनको मतलब कि एड पे रखा गया है, ताकि वो खुद ना खड़े हो सकें अपने पाँव पे, और उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। लोग ये भी समझते हैं कि अफ्रीका एक डेजर्ट है। ऐसा भी नहीं है। वो मतलब कि बिल्कुल उसकी जितना भी उसका लैंडस्केप है, या जितना भी उसका टेरेन है, उसके अंदर वाटर बॉडीज़ भी हैं, उसके अंदर कंट्रास्टिंग लैंडस्केप्स भी हैं, उसके अंदर ग्रेजिंग फील्ड्स भी हैं, डेजर्ट भी है, रिवर्स भी हैं, सब कुछ है उसके अंदर। रेन फॉरेस्ट भी हैं, फर्टाइल लैंड्स भी हैं, सब कुछ है। और सहारा का डेजर्ट भी है। तो अफ्रीका मतलब सारा सहरा नहीं है। और एक एक ये भी कहते हैं कि अफ्रीकन्स जो हैं उनका एक होमोजीनस कल्चर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मतलब कि ट्राइबल ट्रेडिशंस, फूड, ड्रेस, अटायर, उसके बाद उनकी स्किन मार्किंग्स, ये सब कुछ जो है ये एक दूसरे से डिफर करता है। तो ये आप पेपर में कभी भी हो तो बिल्कुल अफ्रीका की स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो ये हैं, और मिसकॉन्सेप्शंस ये हैं, और यही उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को, और उनके बेसिकली वो जिनको प्रिजर्व रखने की बात कर रहे हैं और लिटरेचर को सपोर्ट करती हैं ये चीज़ें। Next is recognition and awards. So over the years, HMA has received numerous awards and honors for his contribution to literature and cultural understanding.
So in 2007 he was awarded with the Man Booker International Prize. तो जो भी उन्होंने लिटरेचर को कंट्रीब्यूट किया है थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम इन फिक्शन कैटेगरी फिक्शन, उसमें मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज इनको 2007 में मिला है। तो हम थोड़ा देखते हैं कि ये मैन बुकर प्राइज है क्या। तो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड है जिसको यूनाइटेड किंगडम में होस्ट किया जाता है, और ये मैन बुकर को कॉम्प्लीमेंट या उसके नाम पे ये अवार्ड रखा गया है, और फिक्शन की कैटेगरी में ये अवार्ड 2007 में चिनुआ अचेबे ले चुके हैं। जो चिनुआ अचेबे की लेगेसी है वो ये है कि 2013 में ये इस दुनिया से चले गए। बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स यूएसए में ये उस वक्त थे जब ये बहुत चले गए इस दुनिया से। तो ये मीन्स के जिस वक्त ये इस दुनिया में मौजूद था हम भी इस दुनिया में मौजूद थे, तो मैं तो इसको बड़ा एक ऑनर के तौर पे लेता हूँ कि यार ये जो बड़े लिटरली और इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं, जिस तरह के या वेलफेयर जिस तरह के अब्दुल सत्तार ईदी इस दुनिया में थे तो हम भी थे, तो मतलब हमने उनका नाम सुना नहीं है, हमने उनको देखा भी है टेलीविजन के ऊपर और प्रैक्टिकली काम करते हुए। सो उनकी जो डेथ है, मैं एक मरतबा मैं कराची में था तो मैंने मतलब कि अब्दुल सत्तार ईदी को बिल्कुल ऐसे जिस तरह फेस टू फेस, ये एक एम्बुलेंस में ही जा रहे थे किसी काम के लिए और लोग इन पे हाथ हिला रहे थे, तो मैंने भी देखा, तो मैं बड़ा मतलब बड़ा ऑनर्ड फील किया कि यार ये बंदा जो है, मैंने इसको खुद मतलब नेकेड आइज से बिल्कुल आमने सामने देखा। तो वो रुके नहीं, वो बस अपना किसी जो भी जिस काम से जा रहे थे, लेकिन ये कि मैं फिजिकली बिल्कुल सामने उस बंदे को देखा है और दुनिया उनको जानती है उनके काम की वजह से। सो उनकी जो डेथ है वो बहुत एक लिटरेरी करियर जो है और एक लेगेसी जो कंटिन्यू हो रही थी और इन्फ्लुएंशियल राइटिंग थी, और जो उनका डिस्कोर्स था अफ्रीकन लिटरेचर एंड आइडेंटिटी के बारे में, तो वो उसको मतलब एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इनकी डेथ से। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जिसमें ये एक हमने स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट जो लेके आया, तो ये बेसिकली ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन जो है ये डायलेक्ट्स और इंडिजिनस लैंग्वेजेस जो हैं उनको एक्सप्लोर करने में, और स्पेशली कलोनियलिज्म के इम्पैक्ट के दौरान, और थीम्स ऑफ आइडेंटिटी और कल्चरल हेरिटेज जो है इसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र करने के काम आता है। और एक इसमें ये जो अफ्रीकन कल्चरल आइडेंटिटी है इसको हम इस एंगल से लेंगे कि अफ्रीका न्यूमरस एथनिक नेशनैलिटीज़ जो हैं उनका एक कम्बिनेशन है जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट डिशेज़ हैं, ग्रीटिंग्स का इनका एक अंदाज डिफरेंट है, ड्रेसिंग का, डांस का, तो ये मतलब पूरा एक लिविंग स्टाइल जो है ना, तो उसको हम अफ्रीकन लिटरेचर एंड आइडेंटिटी के तौर पे एक ओवरऑल कंसिडर करते हैं। सो चिनुआ अचेबे जो हैं इनकी जो बाद की ज़िंदगी है, मीन्स के आज ज़िंदगी का जो आखिरी हिस्सा है उन्होंने टोटली ये लिटरेचर को डेडिकेट किया हुआ था, एकेडमिया को, और उन्होंने अफ्रीकन कल्चर को एडवोकेट किया और प्रमोट किया है। और इन्होंने इनकी जो ओवरऑल अफ्रीकन सोसाइटीज़ की अंडरस्टैंडिंग है और जो इनकी एफर्ट है, इनकी कंट्रीब्यूशन और इनकी अंडरस्टैंडिंग जो अफ्रीकन सोसाइटीज़ की है उसने अफ्रीका का नैरेटिव पूरे ग्लोबल डिस्कोर्स में प्रमोट किया है, और वो एक एंड्योरिंग किस्म का उन्होंने मार्क छोड़ा है पूरी दुनिया के लिटरेचर के ऊपर और इंटेलेक्चुअल थॉट के ऊपर, और उन्होंने अफ्रीका के बारे में पूरी दुनिया को अपने लिटरेरी काम की वजह से बताया है। चिनुआ अचेबे के लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस को क्विकली डिस्कस करते हैं, जिसको आप किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आए जो किसी अफ्रीकन राइटर के बारे में हो, नाइजीरियन राइटर के बारे में हो, या ओवरऑल अफ्रीकन या ओवरऑल पोस्ट कलोनियल फ्रेम ऑफ वर्क में अगर पूछा जाए तो हम उसको रेफर कर सकते हैं। सो ये एक बहुत ही प्रोलिफिक, बहुत ही क्रिएटिव और प्रोडक्टिव और बड़े फर्टाइल किस्म के राइटर थे जिन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस की हैं लिटरेरी फॉर्म्स में, जिसमें नॉवेल्स भी हैं, पोइट्री भी है, प्लेज भी हैं, एसेस भी हैं और दूसरे प्रोज के काम भी हैं। तो इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। तो इनके नॉवेल्स में 1958 में जो इनका डेब्यू नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये सर फहरिस्त है। सो एचएबी का डेब्यू नॉवल है और ये क्लासिक्स ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर है, और इसने इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म और ट्रेडिशनल इबो सोसाइटी जो नाइजीरिया में है उसको फोकस किया है। और उन्होंने फोकस किया है जो प्रोटैगनिस्ट है ओकोंगवो, उसको कि वो किस तरह एक कल्चरल क्लैश में पड़ा हुआ है कि अफ्रीकन ट्रेडिशन और यूरोपियन इन्फ्लुएंस जो है उसके दरमियान किस तरह उसको एक क्लैश का सामना करना पड़ रहा है। ये वैसे जो कल्चरल क्लैश है या इन्फ्लुएंस है इसको हम किसी एग्जांपल से समझे तो हमें ज़्यादा पता लगेगा। तो जो अफ्रीकन्स और वेस्टर्न्स हैं इनके कल्चर को कंपेयर किया जाता है तो इनमें एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल जो यूरोपियंस हैं वो इंडिविजुअली रह रहे होते हैं या अलग अलग ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं।
स्मॉलर न्यूक्लियर फैमिली यूनिट्स में रह रहे होते हैं, न्यूक्लिएटेड। लेकिन जो अफ्रीकन्स हैं इसके कल्चर में वो कम्युनिटीज़ में रहते हैं। तो ये एक डिफरेंस है एक कल्चरल। तो इस तरह के और कई डिफरेंसेस हैं जिसका सामना था हमारे प्रोटैगनिस्ट को। उसके बाद नो ये जो आने वाले दिनों में ये एक एक नावल जो है इसको हम इंशाल्लाह अलग अलग डिस्कस करेंगे। नो लॉन्गर एट ईज 1960 में इन्होंने ये नावल जो है लिखा है। तो इसमें भी ओबी ओकोंगवो, तो ये ओकोंगवो नाम भी जो है ना वो रिपीटेडली इन्होंने यूज़ किया। मीन्स कि इसकी भी कोई उनके शायद एक इबो ट्राइब से या उनके ट्रेडिशन से, ये शायद उनका किसी रिलेटिव या किसी दोस्त का नाम है जिसको ओकांकवो इन्होंने 2-3 नॉवेल्स में एज अ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है और मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है। तो एक यंग नाइजीरियन एजुकेटेड बंदा है जो इंग्लैंड में रहता है और इसे मॉरल डायलेमास और करप्शन जो ये मतलब इंग्लैंड में एक अच्छी लाइफ गुजार रहा है लेकिन जब ये वापस आता है नाइजीरिया में तो वहाँ पे देखता है कि कितनी मॉरल डायलेमास हैं और कितनी करप्शन है नाइजीरिया के अंदर। तो ये जो मॉरल डायलेमास हैं और जो करप्शन है इसको हम अगर देखें तो मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गुड और मॉरल वैल्यू डिटर्मिन की जाती है बेसिकली वो कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ह्यूमन काइंड और ह्यूमन सोसाइटी हैं जो हमारे एक्शंस की वजह से होते हैं। सो अफ्रीकन मोरालिटी जो है वो उसके जो ट्रू एलिमेंट्स हैं वो क्रिश्चियनिटी की लाइफ के आसपास घूमते हैं। तो मतलब कि वो एक फ्रूटफुल वे फॉरवर्ड चर्च में तलाश करते हैं कि चर्च से जो बंदा कनेक्टेड है और वो गुड ट्रेडिशनल कल्चर के साथ कनेक्टेड है तो वो उस बंदे की मॉरल वैल्यूज़ अच्छी हैं। लेकिन अफ्रीकन ट्रेडिशनल बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस जो हैं और वो मतलब पैगन और ईविल किस्म के उनको जो है उसको रिजेक्ट करता है। जबकि इनकी जो करप्शन की अगर बात की जाए तो जो लीगल रैशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कलोनियल पावर्स ने इस्टेब्लिश किए हैं और उनके अंदर करप्शन को मतलब कि खुद जानबूझ के आप समझ लें कि शुरू किया गया या बनाया गया है ताकि वो जो कंट्रीज़ हैं वो कभी भी स्टेबल ना हो और उनका जो इंटेलेक्चुअल और इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसको रिग किया गया है और वो सिस्टम उस मुल्क के ही अगेंस्ट काम कर रहा होता है। तो करप्शन में अभी नाइजीरिया की पर्टिकुलर अगर एग्जांपल लें तो नाइजीरियन गवर्नमेंट के हर लेवल पे ये वर्ल्डली एक्सेप्टेड है कि वो लोग करप्ट हैं। तो कंसिडरेबल मतलब कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी ब्राइबरी मतलब पेटी ब्राइबरी, छोटी छोटी रिश्वत लेते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स बहुत ज़्यादा हैं, एम्बेजलमेंट्स धोखाधड़ी, पैसों का बड़ा फ्रॉड ये है। उसके बाद सैलरीज जो हैं वो जो एक वो समझ लें कि ऐसे लोग हैं जो घोस्ट वर्कर्स रखे हैं, मतलब डिपार्टमेंट्स हैं उनमें लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते लेकिन उनके नाम चल रहे हैं, उनके नाम पे तनख्वाहें ली जा रही हैं। और मतलब कि करप्शन को एज ए एपरेटस या एज ए टूल यूज़ किया जाता है तो जिसकी वजह से बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। और मतलब मोर और लेस पाकिस्तान की भी सिचुएशन यही है लेकिन हम उनसे कम से कम डेवलपमेंट में काफ़ी आगे हैं। अभी नेक्स्ट जो इनका है एक नावल जिसको हम देखते हैं कि बल्कि इसमें एक चीज़ रह गई है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ पोस्ट कलोनियल आइडेंटिटी। तो ये भी जो एक चैलेंज है जो कि सोसाइटी के चेंज को नेविगेट करने के लिए जो पोस्ट कलोनियल आइडेंटिटी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये जो चैलेंज है इनमें से हम एक दो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि पोस्ट कलोनियल अफ्रीका जो है उसके अंदर जो आर्बिट्रेरी बॉर्डर्स ड्रा किए गए हैं मुल्कों के अंदर। और ये मतलब कि जिस तरह पाकिस्तान है तो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर का डिस्प्यूट है, इंडिया के साथ बॉर्डर का डिस्प्यूट है, तमाम नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, ईरान के साथ हमारे बॉर्डर का डिस्प्यूट है। तो बेसिकली जब कलोनियल पावर्स यहाँ से गई हैं तो वो हमारे बॉर्डर्स की डिवीजन इस तरह करके गई हैं कि हमारे मुल्क में फॉर एग्जांपल बलोचों को डिवाइड करके चले गए, सारे केपी के बेल्ट में ये हमारे जो पठान कबायली इलाके हैं उनको डिवाइड करके चले गए जिन्होंने मतलब अफगानिस्तान में होना था या इस तरह जिनके आपस में रिलेशन हैं। ये पाक स्टडीज़ या पॉलिटिकल साइंस वाला बंदा ज़्यादा बेहतर बता सकता है। लेकिन आर्बिट्रेरी बॉर्डर्स जो ड्रा किए गए हैं उसने एज अ कॉन्सिक्वेंस एथनो रिलीजियस प्रॉब्लम्स जो हैं उनको क्रिएट किया है। तो मज़ीद आप नेट पे तलाश कर सकते हैं लेकिन मैं ये इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। नेक्स्ट जो उनका प्ले है या नावल है वो है एरो ऑफ गॉड। ये 1964 में लिखा है इन्होंने, पोस्ट कलोनियल नाइजीरिया के बैकड्रॉप और सेटिंग में लिखा गया है। ये एक इजियोलू की स्टोरी बताता है जो गॉड उलू का चीफ प्रीस्ट है, यानी कि बड़ा पादरी है और प्रस्तश करता है या पूजा करता है गॉड उलू की। तो हम गॉड उलू को डिस्कस करते हैं। ये उलू हाईएस्ट गॉड है उमुआरो। मैं शायद इस तरह प्रोनाउंस ना कर सकूँ, ये उनकी ज़बान में गाँव है। तो उलू ये 6 गाँव हैं, आप समझ लो ये ट्राइब है कोई जिसके 6 गाँव हैं जिसमें एक गाँव उमुआरो है।
तो उधर और गॉड्स भी हैं, लेकिन वो थोड़े कम, लेस गॉड हैं, यानी कि लेस गॉड या कम गॉड, मैं इसको क्या कहूँ, आप समझ, उनकी वैल्यू ज़रा कम है, या वो निचले दर्जे के गॉड हैं या कम उनके ऊपर। लेकिन और वो सारे गॉड जो हैं छोटे वाले, वो सबसर्विएंट हैं उल्लू के, यानी कि वो सारे उल्लू से नीचे हैं और उल्लू को रिपोर्ट करते हैं। उल्लू बड़ा गॉड है ना। तो ये जो ये हैं प्रीस्ट साहब, ये उसकी प्रस्तश करते हैं, उस उल्लू की। और वो जो 6 गांव हैं उनमें एक 6 विलेजेस में एक है ओमुअचला, शायद मैं इसकी प्रोनाउंस ना कर सकूं, लेकिन ओमुअचला। एक है ओमोनियोरा, एक है ओमोआगू, एक है ओमिजीनी, एक है ओमोगुवुगुवुगुवु, इस तरह कुछ है इसका नाम, और एक है ओमू इजीचू, इजीजू। और ये मीन्स जिस तरह हमारे गांव होते हैं, हम जिस तरह कोकड़ी कले है, जिस तरह कालापट है, जिस तरह के पब्बी है, जिस तरह मतलब हमारे इलाकों में जिस तरह होता है मिठा टिवाणा बिजार, इसी तरह पिंडी में चले जाएं तो ढोक सियाल, ढोक सिहाम, ढोक खब्बा, ढोक सज्जा। तो मीन्स ये इसी तरह उनके भी ये नाम है। सो नेक्स्ट इज, तो बेसिकली ये जो एरो ऑफ गॉड है, ये एक्सप्लोर करता है themes of power, conflict and consequences of cultural and religious clashes. So ये जो cultural और religious clashes हैं, ये जिस तरह के अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर जो कुछ ग्रुप्स हैं जो इस्लामिस्ट हैं, और कुछ उनकी एक बोको हरम की कुछ अपराइजिंग्स हैं नाइजीरिया के अंदर। फिर उनका कोई एक कॉन्फ्लिक्ट है अशबाब के साथ, वो अशबाब मिलिशिया मिलिट्री है सोमालिया के अंदर। तो जिस तरह ये हमारे एथनो रिलीजियस ग्रुप्स बने हुए हैं, इस तरह ये हर कल्चर में मौजूद हैं। तो बेसिकली इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ये बेस कर रहा है। उसके बाद इनका नावल है अ मैन ऑफ द पीपल, 1966 में इन्होंने लिखा है। तो नेक्स्ट जो मैंने वीडियो बनाई है वो अ मैन ऑफ द पीपल बाय चिनुआ अचेबे है, और उसको बड़े डिटेल में हमने डिस्कस किया है। सो ये एक सेटेरिकल नावल है जो पोर्ट्रे करता है पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ द अफ्रीकन कंट्री, जबकि वो इंडिपेंडेंस के करीब है, आज़ाद होने वाला है, लेकिन उसके अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। और ये एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन है पॉलिटिकल करप्शन और बिट्रेयल ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट, यानी कि इसमें जो लोग हैं जो मेन पावर होल्ड कर रहे हैं, और फिर एक पॉलिटिकल पावर से जिस वक्त नाइजीरिया में आर्मी का रूल आया, यानी कि मार्शल लॉ लग गया एक किस्म से, तो उसके दौरान की एक ये कहानी है। और उसमें पॉलिटिकल करप्शन, मतलब पॉलिटिशियंस जो करप्शन करते हैं, और मतलब कि अपनी सेल्फ के खुद के फ़ायदे को मुल्क के फ़ायदे से ऊपर कंसिडर करते हैं। और फिर वो जो पब्लिक ट्रस्ट, यानी कि उनको पब्लिक ने वोट दिए हैं और उनको हुकूमत में पहुंचाया है, लेकिन वो जब उधर हुकूमत में पहुंच गए हैं तो वो पब्लिक का ट्रस्ट जो लेके आए हैं उसको भी बिट्रे करते हैं, धोखा देते हैं। इसके आसपास इसकी कहानी घूमती है। सो नेक्स्ट इज एंट हिल्स ऑफ द सवाना, 1987 में ये लिखा गया है। सो एचेबिस लेटर नावल है, और ये एग्जामिन करता है पॉलिटिकल करप्शन और एब्यूज़ ऑफ पावर। एक फिक्शनल स्टेट है, मतलब कि एक स्टेट जो एग्जिस्ट नहीं करती अफ्रीका में, लेकिन उन्होंने उसकी एक एग्जाम्पल दे के फिक्शनली, तो इन्होंने नरेट किया है कि 3 दोस्त हैं जो एंटेंगल्ड हैं, फंस गए हैं, जो उस वक़्त उनके मुल्क के सियासी हालात हैं, उनकी ज़िंदगियाँ उसके नज़र हो गई हैं। तो इसके आसपास एंट हिल्स ऑफ दी सवाना 19, तो ये जो नाम है मैक्सिमम उन्होंने सिंबोलिज्म के तौर पे लिए हैं। पोइट्री में इनका एक वर्क सिलेक्ट किया मैंने, वो जी बीवेयर सोल ब्रदर एंड अदर पॉइंट्स, 1971 में इन्होंने इसको पब्लिश किया है। सो एचेबिस की जो पोइट्री की कलेक्शन है, इसने भी डिफरेंट थीम्स को एड्रेस किया है, जिसमें अगेन इम्पैक्ट ऑफ कलोनियलाइजेशन, कल्चरल आइडेंटिटी, सोशल जस्टिस, ये जो मेन कीवर्ड्स हैं इनको हमने वन बाय वन ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये जो पोइम्स हैं इनकी ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि किस तरह उन्होंने खुद को, चिनुआ अचेबे ने खुद को पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ के साथ किस तरह इंगेज किया है, और कैसे उन इश्यूज़ को राइटिंग में लेके आके पब्लिक के लिए एज ए लिटरेरी पीस छोड़ा है कि वो उससे सीखें, उसको डिस्कस करें, और उसका डिस्कोर्स एनालिसिस करें, और उसको एकेडेमिया में पढ़ाएं, और लोगों को अवेयर करें और इन्फॉर्म करें। और स्पेशली वो जो चाह रहे थे कि अफ्रीकन कल्चर जो है उसको वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए, बेसिकली ये उसकी कोशिश थी। सो एसेज या नॉन फिक्शन जो इन्होंने काम किया है उसके अंदर पहला 1975 में इन्होंने मॉर्निंग येट ऑन क्रिएशन डे। सो ये कलेक्शन ऑफ एसेज है जिसमें लिटरेचर, कल्चर, सोसाइटी, मल्टीपल मतलब इन्होंने टॉपिक्स को टच किया है। और एच बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि एज एन अफ्रीकन राइटर उन्होंने कैसे कलोनियलिज्म को देखा,
और वो ये बताना चाह रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग कितनी ज़रूरी है, कि हम अपनी आने वाली नस्लों को कैसे बताएंगे या किस तरह बता सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, वो कितने ग्रेट थे, या उनके साथ कितना जुल्म हुआ, या उन्होंने कितनी स्ट्रगल की, या किन किन मराइल और मुसीबतों पर या परेशानियों से गुजर के उन्होंने ये मुल्क इस स्टेज पे पहुंचाया। तो बेसिकली स्टोरी टेलिंग वाली इंपॉर्टेंस को ये लेके चलें। फिर दूसरा इनका काम 1977 में एन इमेज ऑफ अफ्रीका, रेसिज्म इन कोनार्ड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस। सो ये जोसेफ कोनार्ड ने हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखा है। तो तो उस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक सेमिनल ऐसे है, और ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। सेमिनल मींस इन्फ्लुएंशियल इंपॉर्टेंट। जो एच ए बे ने क्रिटिक की है जोसेफ कोनार्ड के नावल के ऊपर, स्पेशली जो हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर रेसिज्म का एलिमेंट अफ्रीका और अफ्रीकन्स के साथ एसोसिएट किया गया है, और हार्ट ऑफ डार्कनेस में अफ्रीकन्स को लोअर कास्ट शो किया गया है और वाइट्स को सुपीरियर कास्ट शो किया गया है। और एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है पोस्ट कलोनियल लिटरेरी थ्योरी का ये चिनुआ अचेबे का। तो ये चूँकि अभी जिक्र आ गया है, तो हार्ट ऑफ डार्कनेस का मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि हार्ट ऑफ डार्कनेस नावल जो है वो शो करता है कि जो ब्लैक्स हैं वो किस तरह डोमिनेट किए गए हैं वाइट से। सो ब्लैक वाइट्स डोमिनेटेड दी ब्लैक्स, और दे रिगार्डेड themselves as superior race. Whites were superior and the blacks were inferior race. तो ये जो जोसेफ कोनार्ड ने लिखा है उस पे बेसिकली ये क्रिटिक की है चिनुआ अचेबे ने। उसके बाद इन्होंने एक फिक्शनल नॉन फिक्शनल वर्क जो किया है वो 2009 में है, द एजुकेशन ऑफ द ब्रिटिश प्रोटेक्टेड चाइल्ड। तो ये अपनी मौत से 4-5 साल पहले उन्होंने, तो ये भी ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है। नॉर्मली ऑटोबायोग्राफीज जो लिखी जाती हैं वैसे ही लोग जब ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में होते हैं और वो फिर अपनी पूरी ज़िंदगी को समोना चाहते हैं ना। सो जो ऑटोबायोग्राफिकल एस्पेक्ट है इसका, उसमें एच बी रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, और वो अपने कल्चरल पॉलिटिकल चेंजेस जो नाइजीरिया में हुई हैं उसके बारे में इन्होंने ये चीज़ें लिखी हैं। सो चिनुआ अचेबे जो हैं, इनका जो लिटरेरी वर्क की जितनी भी कलेक्शन है वो बहुत प्रोफाउंड है। उसमें अफ्रीकन आइडेंटिटी को उन्होंने एक्सप्लोर किया है, कलोनाइजेशन या कलोनियलिज्म के इम्पेक्ट्स को बताया है, पॉलिटिकल करप्शन और कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ पोस्ट कलोनियल सोसाइटीज़, कि उसमें आर्बिट्ररी बॉर्डर्स के जो इश्यूज बने, एथनो रिलीजियस ग्रुप्स जो बने हैं, पॉवर्टी जो आई है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं। तो उनकी राइटिंग जो है वो बहुत ही वाइडली स्टडी भी की जाती है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, एंजॉय किया जाता है, और जो कल्चरल इंसाइट्स हैं और एक लिटरेरी एक्सेलेंस है वो इनकी राइटिंग में हमें नज़र आती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट चिनुआ अचेबे एज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ चिनुआ अचेबे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।